आप सभी मेहरबान दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं अन्नू कपूर रेडियो के इस बहुचर्चित प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सुनहरे दौर के एक से बढ़कर एक गीत, गीतों से जुड़ी कहानियां, एक से बढ़कर एक शख्सियतें, कलाकार, फनकार, गुलकार, नगमनिगार। इसी समंदर के कुछ मोती चुनकर आज लाया हूं आपके मनोरंजन के लिए। कहानियां सुनाऊंगा। क्यों जावेद अख्तर ने एक गीत सुनकर आनंद बख्शी से कहा, बख्शी साहब ये गीत आपने जिस कलम से लिखा है वो कलम मुझे दे दीजिए। इसके अलावा आज मैं बताऊंगा उस कलाकार के बारे में जिसने अपना जीवन होर्डिंग पेंट करने से शुरू किया था और वहां से चलकर बन गया बहुत बड़ा सिनेमेटोग्राफर। साथ ही आज ये राज भी खोलूंगा कि नरगिस जी ने किस बात पे शम्मी कपूर को किस करने का वादा किया था। एक किस। अब बात एक ऐसे फनकार की जो अपने पैशन के लिए, फिल्मों में काम करने के लिए घर बार परिवार, फौज की नौकरी छोड़कर आ गया बॉम्बे। घर में ना तो साहित्य का माहौल था, ना कविता का, ना शायरी का। और यहां आकर उसने अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को उजागर कर डाला बेहतरीन गीत लिखकर। सन 1974 में एक फिल्म आई जो ओम प्रकाश जी की आपकी कसम, और इस फिल्म का गाना कंपोज्ड बाय आर डी बर्मन। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। सुपर हिट गाना है, सुपर हिट गाना है। हजारों लोग इस गीत के दीवाने हो गए और इन दीवानों में एक नाम था फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े एक लेखक जावेद अख्तर का। जावेद अख्तर पर इस गीत का कुछ ऐसा असर हुआ कि जब कुछ दिनों के बाद वो आनंद बख्शी से एक पार्टी में मिले तो बहुत तारीफ की और बोले, बख्शी साहब आपने जिस कलम से वो गीत लिखा है वो कलम मुझे दे दीजिए ताकि मैं भी ऐसे ही गीत लिख सकूं। बख्शी साहब ने कहा, जावेद ये आपका बड़प्पन है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आनंद बख्शी बोले, आपको वो कलम तो नहीं दे सकता क्योंकि वो कलम मुझे खुद किसी ने भेंट दी है, मगर हाँ मैं आपको एक दूसरी कलम जरूर दे दूंगा अगर आपकी दिली ख्वाहिश यही है तो। और अगले दिन बख्शी साहब ने अपने वादे के मुताबिक जावेद अख्तर को एक गिफ्ट दी, वो कलम। अब बात एक ऐसे कलाकार की जिसने फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत की एक पेंटर के रूप में, आगे चलकर बन गया एक सिनेमेटोग्राफर और कहलाया ट्रिक फोटोग्राफर। ये वो कलाकार है दोस्तों जिसका नाम भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए हॉलीवुड के 20th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियोज के रिकॉर्ड में भी दर्ज है। जनाब हम बात कर रहे हैं फेमस सिनेमेटोग्राफर बाबू भाई मिस्त्री की। बाबू भाई का पेंटर से सिनेमेटोग्राफर बनने का सफर बड़ा ही रोचक रहा। फिल्मी जीवन की शुरुआत तब हुई जब उनके चाचा रंगीन दास पेंटर ने उन्हें कृष्णा पिक्चर्स में काम दिलवाया। यहां पर कुछ समय काम करने के बाद बाबू भाई उस समय की एक जानी मानी कंपनी प्रकाश मूवी टोन में चले गए, जहां वो पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में पोस्टर्स बनाने लगे। इसी के साथ साथ उन्हें आर्ट डिपार्टमेंट में भी हाथ आजमाने का मौका मिलता रहा। यहीं वो कंपनी के कैमरामैन गुरुनाथ शिरोडकर को काम करते हुए बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करने लगे। काम में मजा आने लगा। कैमरे की तरफ बढ़ते हुए रुझान को देखकर गुरुनाथ शिरोडकर ने उन्हें कैमरे के साथ हाथ आजमाने का मौका दे दिया और इस तरह बाबू भाई मिस्त्री जुड़ गए उस कैमरे से। बहुत टैलेंट तो था, प्रतिभा के धनी बाबू भाई ने जैसे ही कैमरे के साथ काम करना शुरू किया, उन्हें समझ में आ गया
कि वो इस कैमरे के साथ ट्रिक फोटोग्राफी कर सकते हैं। एक दिन जब निर्माता की नजर पड़ी उनके इस एक्सपेरिमेंट की तरफ जो उन्होंने कैमरे के साथ किए थे, तो वो बड़े इंप्रेस हो गए। जनाब, ये वही समय था जब हॉलीवुड की एक फिल्म द इनविजिबल मैन रिलीज हुई थी। विजय भट्ट जी ने उन्हें कुछ पैसे दिए और कहा कि जाओ ये इंग्लिश फिल्म देख कर आओ। बाबू भाई मिस्त्री जब फिल्म देखकर लौटे तो उनसे पूछा गया कि क्या ऐसी ही ट्रिक कर सकते हो जो इस फिल्म में है। आत्मविश्वास से भरे बाबू भाई ने तुरंत हां कर दी। इस फिल्म को, अंग्रेजी फिल्म को ध्यान में रखकर एक लिखी गई स्क्रिप्ट जिसको नाम दिया गया ख्वाब की दुनिया। यह फिल्म बनकर रिलीज हुई तो फिल्म के क्रेडिट में नाम दिया गया ट्रिक फोटोग्राफर बाबू भाई मिस्त्री। और इस तरह एक पेंटर बन गया हिंदी सिनेमा का पहला ट्रिक फोटोग्राफर। बात ग्रेट अदाकारा नरगिस जी की। बात उन दिनों की है जब राज कपूर आवारा की प्लानिंग कर रहे थे और हीरोइन के लिए नरगिस जी को ही लेना चाहते थे। नरगिस की जोड़ी राज कपूर के साथ बहुत पॉपुलर थी, हिट थी, और वो उनके साथ आग, अंदाज और बरसात में काम कर चुकी थी। लेकिन राज कपूर और नरगिस के अफेयर की खबरें और अफवाहों की वजह से नरगिस जी के परिवार ने नरगिस को यह फिल्म करने से मना कर दिया। नरगिस एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। शूटिंग देखने के लिए राज कपूर के भाई शम्मी कपूर आए हुए थे। यह वो वक्त था जब शम्मी कपूर ने फिल्मों में काम करना शुरू नहीं किया था। शम्मी कपूर नरगिस से मिलने जब उनके मेकअप रूम में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि नरगिस रो रही हैं। शम्मी ने पूछा क्या हो गया। नरगिस जी ने अपने मन की बात बता दी कि वो राज कपूर के साथ आवारा करना चाहती हैं मगर घर वाले नहीं मान रहे, पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है और उन्हें आवारा करनी है। शम्मी कपूर ने चुप कराने की बहुत कोशिश की, दिलासा देने की कोशिश की, मत रोइए, सब ठीक हो जाएगा। शम्मी कपूर ने जो ढाढ़स बंधाया उसे सुनकर नरगिस ने कहा कि तुम प्लीज मेरे लिए दुआ करना कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। शम्मी जी ने भी वादा किया कि मैं जरूर प्रार्थना करूंगा कि आपकी मुराद ऊपर वाला जरूर पूरी करे। नरगिस ने कहा कि शम्मी, अगर मेरी ये मुराद इच्छा पूरी हो गई तो सचमुच मैं तुम्हें एक किस दूंगी। शम्मी भी नाइविटी के साथ बोले, आप चिंता मत कीजिए, आपकी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। बात आई गई हो गई। अब इत्तेफाक देखिए कि इस घटना के कुछ अरसे के बाद किस्मत ने पलटा खाया और फिल्म आवारा में नरगिस की हो गई एंट्री। फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई और इत्तेफाक देखिए एक दिन आवारा फिल्म की शूटिंग के दौरान शम्मी कपूर पहुंच गए सेट पर नरगिस जी से मिलने। सेट पर शम्मी को आया देख नरगिस को वो किस वाली बात याद आ गई और वहां से भागी। उन्हें भागता देख शम्मी कपूर भी पीछे भागे। भागते भागते नरगिस बोल रही थी कि नो, मैं तुम्हें किस नहीं करने वाली, और भड़बड़ाते हुए वो अपने मेकअप रूम में घुस गई और अंदर से लॉक कर लिया। नरगिस जी घबरा गई थी क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जो उन्होंने वादा किया था वो कैसे पूरा करें। और अंदर अपने मेकअप रूम से वो चिल्ला रही थी, कुछ नहीं, तुम कुछ और मुझसे मांग लो, वो तुम्हें मिल जाएगा, मैं किस नहीं देने वाली। इस पर शम्मी कपूर बोले, मैं आपसे कुछ और ही मांग रहा था, आप खामखाए किसके चक्कर में मुझे यहां तक भगा के ले आई हो, आपने सोच में कैसे लिया कि मैं किस मांगने आया हूं। अब चौंकने की बारी नरगिस की थी। अंदर से ही उन्होंने पूछा, पक्का तुम यहां किस लेने नहीं आए। इस पर फिर से शम्मी ने कहा, जी हां, मैं इसके लिए नहीं आया था, मैं तो आपसे एक ग्रामोफोन लेने आया था। अंदर कमरे में लॉक्ड नरगिस जी की सांस में सांस आई और वो अब अपने मेकअप रूम से बाहर आई। शूटिंग खत्म करने के बाद शम्मी कपूर को अपनी स्पोर्ट्स मॉडल एक कार हुआ करती थी उनके पास, फोर्ट के HMV के स्टोर में ले गई और उनसे कहा कि जो भी ग्रामोफोन तुम्हें चाहिए वो पसंद कर लो। तब शम्मी कपूर ने एक किस के बदले एक लाल रंग का सुंदर सा ग्रामोफोन लिया और उसके बाद नरगिस जी ने रिदम हाउस से
शम्मी कपूर को 20 रिकॉर्ड भी दिलवा दिए। मदन मोहन ग्रेट म्यूजिशियन, ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर, मगर इंडस्ट्री के सब लोगों को मालूम था कि जितने वो ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर हैं उतने ही ग्रेट कुक भी हैं। तो आज मैं आपको मदन जी का एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूं। एक दिन मदन मोहन जी ने फोन किया मन्ना दा को और कहा कि अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो लंच टाइम में घर आ जाओ। फिल्म इंडस्ट्री में, खासकर म्यूजिक के फील्ड में, सबको यह पता था कि मदन जी खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। मन्ना दा ने भी सोचा दोपहर में बुलाया, लंच टाइम पे पहुंच जाएंगे, जरूर वो स्पेशल कुछ पका रहा है। उन्होंने कहा बस आता हूं, और वो चल दिए। जब वो मदन जी के सिटिंग रूम में बैठे तो कुछ महकी महकी सी खुशबू आने लगी। अब मन्ना दा से रहा नहीं गया और पूछ ही डाला क्या बना रहे हो। मदन मोहन बोले भिंडी मीट बना रहा हूं। भिंडी और मीट? मन्ना डे ने कहा कि कुछ कॉम्बिनेशन नहीं है यार। मदन मोहन ने कहा अलग है बड़ा टेस्टी, खा के बताना। भिंडी मीट सामने आया, देखने में बड़ा डिलिशियस यमी लग रहा था। मन्ना डे ने खाना शुरू किया और देखते देखते इस लज्जत की वजह से पूरी प्लेट चट कर गए और मदन जी की तारीफ पे तारीफ करने लगे। टोटली दीवाने हो गए। अब जब खाना पूरा खा लिया तो मदन जी ने कहा यार मैंने एक धुन बनाई है, जरा सुनो। मन्ना डे ने कहा सुनाओ। मन्ना डे जी ने धुन सुनी, पसंद आ गई। अब मदन मोहन जी ने कहा कि अगर धुन तू गाएगा तो अगली बार फिर से तुझे भिंडी मीट बनाकर खिलाऊंगा। और तो इस तरह भिंडी मीट के बहाने मदन मोहन जी ने मन्ना डे से गाना गवा लिया। ये गीत था कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। फिल्म थी 1957 की देख कबीरा रोया। इसके गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और ये गाना किशोर कुमार के भाई अनूप कुमार पे पिक्चराइज्ड। अब बात उस शख्स की जिसका ताल्लुक है एक ऐसे फिल्मी घराने से जिस घराने का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान है। मैं बात कर रहा हूं हिंदुस्तान के पहले फिल्मी घराने कपूर परिवार की। इस घराने के सभी लोग यानी कि पृथ्वीराज जी कपूर से लेकर उनके पोते पोतियां पड़पोतियां बच्चे भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। 3 लड़के, राज, शम्मी और शशि। ये बात है तब की जब शशि फिल्मों में काम नहीं करते थे, थिएटर में हिस्सा लिया करते थे। एक बार शशि कपूर की पीठ में घाव हो गया और बीमारी इतनी बढ़ गई कि उसका ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन के बाद शशि कपूर जब घर आ गए तब भी उन्हें अचानक उसी जगह पर बहुत दर्द उठा। दर्द बहुत बढ़ गया, चिल्ला पड़े, रोने लगे। जब इस दर्द से चिल्लाने की आवाज पिताजी पापा जी पृथ्वीराज कपूर ने सुनी तो वो तुरंत दौड़कर उनके लिए एक शीशा ले आए। शशि कपूर को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर पापा जी ये शीशा लेकर क्यों आए हैं। कुछ वो समझ पाते इससे पहले ही पिताजी ने कहा ये शीशा देखो और दर्द की वजह से चेहरे पर जो भाव आए हैं, एक्सप्रेशन आए हैं, उन एक्सप्रेशंस को अपने जहन में बिठा लो, क्योंकि ठीक होने के बाद तुम्हें इस दर्द की सीमा का एहसास तो नहीं रहेगा, मगर तुम्हारे ये एक्सप्रेशन, ये भाव ही तुम्हें बाद में अच्छा परफॉर्म करने में मदद करेंगे। इस घटना के कुछ सालों बाद जब वो एक रोल कर रहे थे जिसमें उनको एक दर्द से गुजरता हुआ अपने आप को दिखाना था, तब उन्हें शीशे की घटना और पापा जी की कही हुई बात याद आई और उन्होंने अपने उस परफॉर्मेंस में वही एक्सप्रेशन दिए थे, चेहरे को उसी तरह बनाया था जिस तरह उस दिन उनका चेहरा दिख रहा था। गुरुदत्त और उनकी पत्नी गीता दत्त के बीच में दूरियां बढ़ रही थीं और इधर इनकी नज़दीकी बढ़ रही थी वहीदा रहमान के साथ। मैंने आपको एक एपिसोड में बताया था किस तरह वहीदा के जीजा ने वहीदा और गुरुदत्त की शादी की अफवाह भी उड़ा दी थी, जो बाद में उनके दोस्त राइटर अबरार अलवी की वजह से दबा दी गई। उन दिनों गुरुदत्त की पत्नी गीता विदेश गई हुई थी, मगर वो अपने तयशुदा समय पर बॉम्बे वापस ना आकर कश्मीर चली गई। गुरुदत्त को जब ये पता चला तो उन्हें आशंका हुई और उन्होंने फोन कर गीता से वापस ना आने का कारण पूछा।
इस पर गीता ने कहा कि उनका हॉर्स राइडिंग करते हुए एक्सीडेंट हो गया और कॉलर बोन टूट गई है, अभी वो बॉम्बे नहीं आ सकती। गुरुदत्त फिल्म की शूटिंग में मसरूफ थे, इसलिए खुद कश्मीर नहीं जा सके, लेकिन अपने असिस्टेंट श्याम कपूर को गीता का हाल देखने के लिए कश्मीर भेज दिया। वहां श्याम कपूर ने जो देखा वो माजरा बिल्कुल उल्टा था। गीता दत्त का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, ना ही कॉलर बोन में चोट लगी थी, वो बिल्कुल भली चंगी थी और एक खूबसूरत से आदमी के साथ कश्मीर घूम रही थी। असिस्टेंट ने पता लगाया तो मालूम चला कि यह आदमी पाकिस्तान का है, लंदन में सेटल हो गया है और गीता से मिलने के लिए कश्मीर आया हुआ है। श्याम कपूर बंबई आ गए, अपने बॉस को बताया। गुरुदत्त को झटका लगा। जो काम वो खुद कर रहे थे वही काम जब गीता को करते देखा तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। घर टूटता हुआ दिखने लगा। मन के किसी कोने में बच्चों और घर को बचाने की खातिर वहीदा को छोड़कर वापस लौटने को तैयार हो गए। उधर वहीदा को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वो हमेशा की तरह जब सेट पर गुरु से मिलने आई तो असिस्टेंट ने कमरे के बाहर ही रोक दिया। वहीदा को बहुत बुरा लगा और वहीदा रहमान गुस्से से तमतमाते हुए वहां से चली गई। अगले दिन वो फिर आई, मगर फिर उनके साथ वही हुआ। अब वहीदा रहमान के सब्र का बांध टूट गया और वो गुस्से में जा पहुंची अबरार अलवी के पास और उनसे दरियाफ्त किया गुरुदत्त के इस व्यवहार का कारण। अबरार साहब को खुद पता नहीं था, उन्होंने कहा गुरु से बात करेंगे। अगले दिन अबरार अलवी ने गुरुदत्त से बात की और कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, मगर आप नहीं माने। उस वक्त भी आपने गलत किया और अब आप जो बिना किसी सफाई के वहीदा से रिश्ता तोड़ रहे हैं, उससे छुप रहे हैं, यह भी गलत है। ईमानदारी के साथ अपने मन की बात आप कह डालिए। अबरार अलवी की इस बात को गुरुदत्त टाल गए। इधर फिल्म साहब बीबी और गुलाम फिल्म का एक आखिरी सीन, क्लाइमेक्स सीन बचा था। इस सीन में दोनों थे, वहीदा रहमान और गुरुदत्त। जब अबरार अलवी ने पूछा कि इस सीन का क्या करना है तो गुरुदत्त ने कहा, हो सके तो वहीदा को इस सीन से अवॉइड कर दो। डायरेक्टर अबरार अलवी ने कहा, यह नहीं हो सकता। सुनकर गुरुदत्त ने कहा कि ठीक है, तो तुम खुद ही उससे बात करो, मैं बात नहीं करूंगा। यह सुनकर अबरार अलवी गए वहीदा से मिलने तो गुस्से में भरी वहीदा ने साफ इनकार कर दिया। यह कह दिया कि मैं उस सेट पर पांव भी नहीं रखूंगी। तब अबरार ने उनसे कहा, आप मुझे भाई मानती हैं, आपकी नाराजगी गुरु से है, इसकी सजा मुझे क्यों दे रही हैं? यह तो मेरी पहली फिल्म है, मेहरबानी करके खुदा के लिए मेरी खातिर इस फिल्म के क्लाइमेक्स को कंप्लीट करवा दीजिए। इस बात पर वहीदा राजी तो हुई, पर बहुत सारी शर्तें भी सामने रखती, जैसे गुरु के साथ कोई डायलॉग नहीं होगा, गुरु किसी भी शॉट में उन्हें टच भी नहीं करेंगे। अबरार अलवी ने कहा, ठीक है, इसमें आपका और उनका एक साथ कोई डायलॉग नहीं शूट करूंगा, मगर यह फिल्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन है और इसमें आपको गुरु को एक बार तो टच करना ही पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से वहीदा रहमान यह करने के लिए राजी हुई। अंत में जब यह सीन शूट हुआ तो दोनों पास पास थे, उसके बावजूद एक दूसरे से कोई कता कलाम, कोई बात नहीं की। हर बार मुझसे ताने की बात क्यों करती हैं? और कैसी बातें चाहते हैं आप मुझसे? जी, मैं हिचकिचाइए नहीं, कह भी डालिए। मैं चलूं। सीन शूट होने के बाद वहीदा फौरन सेट से चली गई और इस तरह जो प्यार शुरू हुआ था इस फिल्म की शूटिंग के क्लाइमेक्स में खत्म हो गया। विदा लेना चाहूंगा आप सबसे आज के लिए। कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ शेयर कर, इंतजार रहेगा। हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है, आपके सुझावों का हमेशा स्वागत है। अपना ध्यान रहे, दुआओं में याद रखिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इजाजत लेता हूं। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद